हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रदीप कुमार मिश्रा। आज का जो अपना टॉपिक है वो समास के ऊपर है। समास से क्वेश्चन हमेशा हर कोई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। समास। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रकट अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। तो समास जो होता है वो ऐसा शब्द होता है जो अपने शब्द से अधिक अर्थ प्रकट करे, तो उसको समास कहते हैं। यही समास का लक्ष्य होता है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या सामासिक पद कहते हैं। मतलब यदि दो या दो से अधिक शब्द हैं और उनके बीच जो परस्पर संपर्क बताने वाले शब्द हैं, जैसे उदाहरण के लिए दशानन। दशानन का यदि विग्रह करते हैं तो क्या होता है? 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब सिर। तो 10 हैं आनन जिसके, तो इसके जो बीच में परस्पर संबंध बताने वाले हैं उन शब्दों का अपन लोप कर देते हैं, तो केवल वर्ड क्या बचता है? दशानन। 10 हैं आनन जिसके अपन हैं और जिसकी का लोप कर दिया, तो परस्पर जो संबंध बताए जा रहे हैं उनको अपन लोप कर देते हैं। तो जो नया पद बन के सामने आता है, शब्द बन के सामने आता है, उसको कहते हैं सामासिक पद या सामासिक शब्द या समास। ठीक है। तो दो या और जब इनको अलग अलग किया जाता है अर्थ के अनुकूल, तो इनको समास विग्रह कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है और सामासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना समास विग्रह कहलाता है। सामान्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि तत्पुरुष समास 6 कारकों में होता है। कर्मधारय तथा द्विगु समास ये जो दोनों हैं, ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। अभी अपन आगे चल के इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तत्पुरुष समास जो है वो किन 6 कारकों में होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास। इसको इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, शुरुआत वाला, पूर्व पद प्रधान हो तथा सामासिक पद मतलब दूसरा वाला पद, सामासिक पद अव्यय हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण इत्यादि। तो अब इसमें जो लिखा हुआ है कि सामासिक पद अव्यय हो जाता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय के लिए आपको नीचे परिभाषा लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं। जैसे राम धीरे धीरे जाता है, तो इसमें धीरे धीरे जो है वो अव्यय है, क्योंकि धीरे धीरे राम की जगह सीता भी हो जाए, जाता की जगह जाति भी हो जाए, तब भी धीरे धीरे का अर्थ नहीं बदलेगा, धीरे धीरे वही रहेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होगा, भले ही लिंग, वचन, पुरुष या कारक बदल जाते हैं, तो ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और अव्ययी भाव समास में क्या रहता है? जो द्वितीय पद होता है वो अव्यय होता है। तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो और सामासिक पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अनुकूल मन के अनुसार, अनुरूप रूप के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, अकारण बिना कारण के, निर्भय बिना भय के। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिपल का मतलब हर पल, भर पेट मतलब पेट भर के। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आप क्लियर हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। परिभाषा आपके सामने है। तो दूसरा समास है वो होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, और ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद जो है वो विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष्य होता है।
द्वितीय पद के विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है, मतलब द्वितीय पद की प्रधानता होती है क्योंकि द्वितीय पद जो है वो विशेष होता है। ऐसे समास जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि कर्मधारय और द्विगु समास जो है, द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष के ही भेद हैं। तो इनमें लिखा हुआ है इसमें कि ऐसे समास 3 प्रकार के हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष के 6 भेद हैं। अब इसमें भी तत्पुरुष के 6 भेद हैं। अभी तो तत्पुरुष समास के ये 3 प्रकार थे। अब इसमें तत्पुरुष के ही 6 भेद हैं। तो इसमें जो 6 भेद हैं वो हिंदी कारकों के हिसाब से होते हैं। कारक जो है वो 8 होते हैं, हिंदी कारक। उनमें से 6 रहते हैं वो तत्पुरुष के भेद में गिने जाते हैं। तो पहला जो है वो कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो को होती है। तो इसके हिसाब से ऐसे सामासिक पद जिनका प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष हो और उनको विग्रह करने पर जो विभक्ति है वो को हो, जो कारक की विभक्ति है वो को हो, तब वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष कर्म समास, कर्म तत्पुरुष। तो ये कर्म तत्पुरुष के आपके भेद एग्जाम्पल हैं कुछ, ठीक है। जैसे कट फोड़वा, विग्रह करने पर ये होगा काट को फोड़ने वाला। यहाँ क्या विभक्ति जुड़ी हुई है? को, काट को। तो जहाँ को विभक्ति यूज होती है वहाँ कौन सा समास रहता है? तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास, है ना। प्रथम पद विशेषण है, द्वितीय पद विशेष है और विग्रह करने पर जो विभक्ति जुड़ती है, वो को होती है। तो ऐसे सभी में आप पहचान सकते हो कि कर्म तत्पुरुष समास होता है। और भी एग्जाम्पल है इसमें, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला, ग्रहागत, ग्रह को आगत, मनोहर, मन को हरने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये आपके कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसमें विभक्ति का विशेष ध्यान रखना है। जो हिंदी में कारक होते हैं तो कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। तो इनमें जिन विभक्तियों का यूज होता है वो ये होता है। कर्ता, इसके लिए विभक्ति है ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। इसमें भो, संस्कृत वाला भो, हे भो अरे भी आता है। और दूसरी चीज़ याद रखने वाली ये है कि करण कारक और अपादान, इन दोनों कारकों के लिए जो विभक्ति है वो एक ही है, परंतु आपको ये याद रखना है कि करण से, यहाँ से का जो सेंस यूज़ होगा वो के द्वारा होगा, के द्वारा, ठीक है। या इस तरीके से हो सकता है कि करण कारक में संज्ञा का क्रिया से संबंध का बोध होता है, जबकि अपादान में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। ध्यान रखना, जहाँ अपादान कारक मतलब जहाँ से जो विभक्ति है उससे वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। और जहाँ संज्ञा का क्रिया से संबंध का बोध होता है वहाँ करण कारक होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो सीक्वेंस है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में, पर, संबोधन हे भो अरे। तो इस तरीके से आप पूरा याद कर लीजिए ताकि आपको कारक और विभक्ति हमेशा याद रहें। तो जो आपके तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष अपन देख चुके हैं, उसकी विभक्ति को थी। अब अपन आगे जो तत्पुरुष के भेद हैं उनको देखते हैं एक एक करके। विभक्तियों को बताना यहाँ जरूरी था, विभक्तियों के हिसाब से ही यहाँ इनका भेद है। तो अब परिभाषा वही रहेगी तत्पुरुष वाली कि प्रथम पद विशेषण होता है, द्वितीय पद विशेष्य होता है, ठीक है, और द्वितीय पद की प्रधानता होती है। बाकी विभक्तियों के हिसाब से जो करण की विभक्ति थी वो से थी। तब जैसे शब्द आ जाता है अकाल पीड़ित, तो इसको जब विग्रह करोगे तो इसको विग्रह करने पर क्या प्राप्त होगा? अकाल से पीड़ित। तो करण की जो विभक्ति थी वो क्या थी? से। तो जहाँ विभक्ति से आती है, अब यहाँ के द्वारा है, से का सेंस में के द्वारा में भी आ जाता है आपको, इसलिए मैंने बोला था
कि से जो है उसको के द्वारा के साथ याद रखना, ताकि अकाल के द्वारा पीड़ित, यहाँ से का जो सेंस है वो के द्वारा से भी आ जाता है। तो आपको ये चीज़ माइंड में बैठा के रखना, क्योंकि से जो है विभक्ति वो दो कारकों के लिए होती है, करण और अपादान। तो करण में जब से के द्वारा, इतना और याद रख लेना, करण से के द्वारा, कर्मवीर, कर्म से वीर, गुणयुक्त, गुण के द्वारा युक्त, रक्त रंजित, रक्त से रंजित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। देखिए यहाँ द्वारा इन्हें दिया हुआ है, तो जहाँ द्वारा का बोध हो जाता है से के साथ, वहाँ आप समझ जाइए कि यहाँ कौन सा समास है, यहाँ करण तत्पुरुष समास है। उदाहरण के द्वारा ही अपन इनको समझा जा सकता है, परिभाषा सभी की एक ही है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे जो है अगला भेद जो है वो है संप्रदान तत्पुरुष। तो इसके उदाहरण इस तरीके से हो सकते हैं, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देवालय, देव के लिए आलय। यहाँ जो कारक है वो है संप्रदान, और संप्रदान की विभक्ति जो होती है वो के लिए होती है। तो जहाँ भी तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर आपको विभक्ति के लिए मिल जाती है, तो वहाँ आप बता सकते हो कि यहाँ कौन सा समास है, यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। यहाँ कुछ उसके उदाहरण दिए गए हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, भिक्षाटन, भिक्षा के लिए भ्रमण, आटन मतलब भ्रमण, भिक्षा के लिए भ्रमण या भिक्षा के लिए आटन, आटन मतलब भ्रमण। राह खर्च, राह के लिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो जहाँ भी शब्द को जोड़ने वाली जो विभक्ति होती है वो के लिए आती है, तो वहाँ आप समझ जाइए कि संप्रदान तत्पुरुष है। और प्रथम पद जो है वो विशेषण रहता है और द्वितीय पद विशेष रहता है, और द्वितीय पद की प्रधानता होती है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और विभक्तियों के हिसाब से इनकी जो 6 भेद हैं वो भेद भी आपको पता चल जाएंगे यदि आप कारक और उसकी विभक्ति को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट तत्पुरुष का जो भेद है वो है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान जो कारक है उसकी जो विभक्ति होती है वो होती है से। अब इससे देखिए, इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। अन्यहीन, अन्य मतलब अन्य से हीन, वो किसी अलग होने को बता रहा है कि अन्य से हीन मतलब उसके पास है नहीं, इसके अलग होने को शो करता है। तो अपन यहाँ से जो विभक्ति है उसको इस सेंस में लेना है कि उससे अलग होना दिखा रहा है या अलग होने का भाव प्रकट होता है, तब जाके आपको ये अपादान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष में तो याद रखिए कि जहाँ द्वारा के द्वारा यूज़ होता है। कुछ बुक्स में जो विभक्ति है उसमें के द्वारा भी लिखा रहता है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा रहता है। तो आपको याद रखना है करण की विभक्ति के द्वारा और से दोनों हैं, से के द्वारा। ठीक है, अपादान से, अपादान के लिए केवल से है। तो इसके जो एग्जाम्पल है ये देख लीजिए, कर्म से हीन, कर्महीन, जाति से भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट, जन्मांध, जन्म से अंधा, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। मतलब ये उसका भाव जो है वो विभक्त होने का बता रहा है, अलग होने का बता रहा है, जुदा होने का बता रहा है। तो आप जहाँ ऐसा भी भाव उत्पन्न होता है से विभक्ति के द्वारा अलग होने का भाव व्यक्त हो, आपको अनुभव हो, तो आप वहाँ समझ जाइए कि हाँ कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तत्पुरुष का भेद जो है वो है संबंध तत्पुरुष। और संबंध जो कारक होता है उसकी विभक्ति होती है काकी के, है ना, संबंध काकी के। तो आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि संबंध किसके हैं, काकी के, काका की वाइफ काकी, संबंध काकी के। ठीक है, तो जहाँ भी का, की या के विभक्ति जुड़ी हो वहाँ आप समझ जाइए कि हाँ कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष की परिभाषा के हिसाब से प्रथम पद विशेषण होना चाहिए, द्वितीय पद विशेष होना चाहिए और द्वितीय पद की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए। विद्याभ्यास मतलब विद्या का अभ्यास, सेनापति, सेना का पति, विभक्ति क्या है यहाँ, का। आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम, कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता, गोपाल, गौ का पालक, छात्रावास, छात्र का आवास। ठीक है, यदि छात्रा भी होता तब भी उसका छात्रावास ही होता, क्योंकि छात्राओं का भी छात्रावास ही बोला जाता है।
गंगा जल, गंगा का जल, जलयान, जल का यान, कन्यादान, कन्या का दान, चरित्र हनन, चरित्र का हनन। तो यहाँ जो इनको विभक्त करने पर या विग्रह करने पर समास को जो विभक्ति यूज़ हो रही है वो कौन सी हो रही है? का। तो ये का जो है विभक्ति संबंध कारक की होती है। आइए आगे देखते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष का जो कारक के हिसाब से भेद है वो छठवां यानी अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो तत्पुरुष की परिभाषा वही रहेगी। ठीक है, केवल आपको यहाँ इसको विग्रह करके देखना है कि उसमें विभक्ति कौन सी यूज होती है। यदि यहाँ अधिकरण की जो विभक्ति होती है, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। ठीक है, अधिकरण में पर। तो जहाँ भी विग्रह करने पर ये विभक्ति यूज होती है में और पर। जैसे गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, यहाँ में आया तो कौन सा तत्पुरुष हुआ? अधिकरण तत्पुरुष। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, तो क्या हुआ ये? अधिकरण तत्पुरुष। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, में। पुरुषों में उत्तम, क्षण में भंगुर। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, यहाँ सभी में कौन सी विभक्ति यूज हो रही है? में। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अधिकरण तत्पुरुष के, क्योंकि अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। जैसे रणधीर, रण में धीर, शरणागत, शरण में आगत, शरण में आने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप विभक्तियों के हिसाब से तत्पुरुष समास के भेद सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट समास जो है वो अपना वो है कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस तरह से है। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हों तथा विशेष विशेषण भाव को प्राप्त होते हों, मतलब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, इनके लिंग वचन भी समान हों, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके परिभाषा के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि ऐसा तत्पुरुष समास इसके दोनों पद समान रूप से प्रधान हों और विशेष विशेषण के भाव को, मतलब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। उदाहरण नीलकमल, विग्रह करोगे तो नीला कमल, मतलब कमल जो है वो नीला है, तो पहला जो नीला है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि कमल जो है वो कैसा है? नीला है। महात्मा, महान आत्मा, आत्मा जो है वो महान है। महावीर, वीर जो है वो महान है। नरसिंह, नर में सिंह के समान। चरण कमल, ठीक है, तो चरण कमल के समान। यहाँ एक दूसरे की दोनों पद प्रधान हैं। कोई भी पद ऐसा नहीं है जो प्रधान ना हो, समान रूप से प्रधान है, परंतु क्या है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो रहे हैं। महाकाव्य, महान काव्य। श्याम सुंदर, श्याम जो है वो सुंदर है। ठीक है, चंद्रवदन, चंद्र के समान मुख। विद्या रत्न, विद्या या रत्न की विद्या जो है वो रत्न ही है, तो रत्न और विद्या दोनों समान रूप से प्रधान है। बस जो है रत्न वो विद्या की विशेषता बता रहा है, या विद्या जो है वो रत्न की विशेषता बता रही है। तो इस तरीके से जहाँ आपको बोध होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ होता है कर्मधारय समास। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है अपना द्विगु समास। ये सबसे याद रखने के हिसाब से सबसे सिंपल समास होता है। जैसे इसकी परिभाषा ही आपको याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हमेशा दिमाग में सेट रहता है। ये सबसे सिंपल वाला समास होता है, सभी को पता है, जो पढ़ रहे हैं वो भी और जो पढ़ चुके हैं वो भी। जिस समास का पहला पद संख्याबोधक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। संख्या जहाँ आ जाए पद के आगे वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। उदाहरण से क्लियर हो सकता है। त्रिभुवन, ये पहला पद क्या है? त्रि, संख्याबोधक है। नवग्रह, नव संख्या है। चौराहा, चार। त्रिनेत्र, अष्ट, आठ। तो यहाँ जहाँ संख्या सबसे पहले आ जाती है वहाँ कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास। बस उसको विग्रह करना आना चाहिए, तो ये समास ज़्यादा तकलीफ देह नहीं है। ठीक है, तकलीफ मतलब तब होती है जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वह चीज़ तकलीफ देह हो जाती है। उसके लिए कोई दवाई नहीं होती है, केवल तकलीफ ही तकलीफ होती है। त्रिभुवन, चतुर्वेद, चार वेदों का समाहार। पंचमेव, पांच फलों का समाहार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बहुव्रीहि समास।
तो इसकी परिभाषा कहती है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इस समाज की यह समास है। इस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पूरा पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। मतलब इस प्रकार के समास में जो पद हैं वो कोई प्रधान नहीं होता है, जो उनका अलग से अर्थ निकल के आता है वह विशेषण होता है। जैसे उदाहरण में आप देखोगे समझ में आ जाओगे कि चतुरानन जो है इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चार हैं आनन जिसके, आनन मतलब सिर, तो चार सिर किसके हैं, ब्रह्मा जी के हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, उदर मतलब पेट, तो पेट लंबा किसका है, गणेश जी का। वीणा पाणी, वीणा है कर में जिसके, कर मतलब हाथ, तो जिसके हाथ में वीणा है वो कौन है, सरस्वती जी। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, मतलब अंबर इन द सेंस वस्त्र, तो जो नीले वस्त्र पहनता है वो नीलांबर अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरीके से बहुव्रीहि समास भी याद रखना कठिन नहीं है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा कहती है कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इनको विग्रह करने पर और अथवा या आता है। मतलब जब सामासिक पद को दो पदों में विग्रह किया जाता है तो उनके बीच जो जुड़ने वाला शब्द होता है वो और या और अथवा या होता है। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी याद रखने वाला, ज़्यादा समस्या वाला समास नहीं होता है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, अन्न जल, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अन्न और जल। आग पानी, आग और पानी। मार पीट, मार और पीट भी हो सकता है, मार या पीट भी हो सकता है। ठीक है, धन और दौलत, धन दौलत। पाप और पुण्य, पाप या पुण्य इत्यादि। तो जनरली इस सेंस में और अधिक आता है या बहुत कम आता है, पर कहीं कहीं या भी आ जाता है, इसलिए आपको दोनों याद रखना है, परंतु और अधिक आता है। तो द्वंद्व समास भी याद रखने में ज़्यादा समस्या करने वाला नहीं है। तो ये आपके समास पूरे हो गए हैं। तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपको बनना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।